हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कल हम कर रहे थे लिथियम व मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लिथियम और मैग्नीशियम है वो पीरियोडिक टेबल में डायगोनली होते हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे से विकर्ण में होते हैं। तो इनके जो प्रॉपर्टीज़ होती है ये अपने विकर्ण तत्व वाले अपने विकर्ण तत्व से, ठीक है, अपने आवर्त से नेक्स्ट आवर्त वाले अगले आवर्त वाले तत्वों से गुणों में मेल खाते हैं। इसकी वजह से इन दोनों का विकर्ण संबंध यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो लिथियम अपने वर्ग का सबसे छोटा तत्व है, इस कारण यह द्वितीय वर्ग के तत्व मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, तो साइज बढ़ता है, आकार बढ़ता है, क्योंकि कोषों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। तो लिथियम अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, लिथियम अपने वर्ग में सबसे छोटा है, जिसकी वजह से ये लिथियम कौन से वर्ग का है? प्रथम वर्ग का। लेकिन जो मैग्नीशियम है वो कौन से का है? द्वितीय वर्ग का। तो जो लिथियम है वो प्रथम वर्ग का तत्व है और अपने से अगले वाले मतलब अपने से आगे जो द्वितीय वर्ग है उसके तत्व मैग्नीशियम के साथ गुणों में समानता दर्शाता है। ठीक है, विकर्ण संबंधी तत्व आपस में गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं और कौन कौन से गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं? तो वो है पहला, लिथियम और मैग्नीशियम की आयनिक त्रिज्याएं लगभग समान रहती हैं। ठीक है, अगर इनकी आयनिक त्रिज्याएं लगभग समान है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी जो आयनिक त्रिज्या होती है लिथियम की वो लगभग 0.72 एंगस्ट्रम होती है, लेकिन मैग्नीशियम की लगभग 0.76 एंगस्ट्रम होती है। ठीक है, अगर इनकी आयनिक त्रिज्याएं लगभग समान है तो इसका मतलब जो परमाणु आकार के ऊपर, अब मैंने आप लोगों को बताया था जब ये अभी एस ब्लॉक के जब तत्वों के गुण पढ़े थे तो उसमें मैंने बताया था कि जो आयनन ऊर्जा होती है वो भी परमाणु आकार पर ही निर्भर करती है। ठीक है, और बहुत सारे जो गुण देखे थे हमने कि सबसे पहले हमने किसको पढ़ा था? परमाणु आकार या फिर आयनिक त्रिज्याओं को हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हमें पता चला कि यहाँ जितने भी गुण होते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होती हैं? लगभग परमाणु आकार के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो इनकी जो आयनिक त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं। दोनों धातुएं कठोरता, आघातवर्धनीय और तन्यता जैसे गुण प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं वो बहुत अधिक विद्युत धनीय धातुएं होती हैं और जो धातुओं के मुख्य गुण होते हैं वो इन सभी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो धातुओं के मुख्य गुण क्या क्या होते हैं? जैसे धातुएं बहुत कठोर होती हैं, वो धातुएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की बहुत अच्छी क्षमता पाई जाती है, तो कठोर होती हैं इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है। आघातवर्धनीय होती हैं कि इनको खींच खींच कर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। तन्यता होती हैं कि इनकी पीट पीट कर चद्दरें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, ये दोनों गुण किस में पाए जाते हैं? लिथियम में भी और मैग्नीशियम के अंदर भी। ठीक है, थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो दोनों तत्वों का ध्रुवण सामर्थ्य लगभग समान होता है। ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था कि जो ध्रुवण सामर्थ्यता वो क्या होती है कि आगे जब हम पढ़ेंगे ना फजांस रूल, तो उसके अंदर आता है कि जो कैटायन होता है वो एनायन का क्या करता है? ध्रुवण करता है, क्योंकि जो कैटायन का धनायन का जो आकार होता है वो छोटा होता है और ऋणायन का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। तो जो छोटा, जितने ज़्यादा छोटे आकार का धनायन होगा उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ फटाफट से आकर्षित करेगा, क्योंकि इसके पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये अपने से विपरीत आवेश वाले आयनों को अपनी तरफ फटाफट से आकर्षित करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या करता है? अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज़्यादा है तो ये नेगेटिव आयन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और इसका जो साइज़ होता है ना एनायन का ऋणायन का जो आकार होता है वो स्फीयर शेप में ना होकर थोड़ा इस तरीके का हो जाता है। ठीक है, और इस तरीके का हो गया है, इसका मतलब कि इसकी जो शेप है वो डिस्टोर्ट हो गई। ठीक है, जो इसकी आकृति है वो विकृत हो गई, किसकी वजह से? थोड़ी डंबल आकार की हो गई है। ठीक है, ये तो क्या है? एनायन, और ये क्या है? कैटायन। तो कैटायन ने क्या किया? ऋणायन का, धनायन ने ऋणायन का क्या कर दिया? ध्रुवण कर दिया। तो ऋणायन का तो क्या होता है? ध्रुवण होता है, पोलराइजेशन होता है। लेकिन जो कैटायन होता है उसका क्या होता है? ध्रुवण क्षमता होती है। जितनी ज़्यादा ध्रुवण क्षमता होगी, पोलराइजिंग पावर होगी, उतना ही
वो रिनायन का ध्रुवण करेगा। और पोलराइजिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी? जिसका साइज सबसे छोटा होगा। छोटा अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब वो दूसरे विपरीत आवेशित आयनों को अपनी तरफ फटाफट से आकर्षित करेगा, जिसकी वजह से इनकी जो ध्रुवण क्षमता होगी, जो पोलराइजिंग पावर होगी, वो बहुत ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अपने ग्रुप में अगर मैं लिथियम वाले ग्रुप की मैं बात करूँ तो लिथियम की ध्रुवण क्षमता सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये अपने वर्ग में सबसे छोटा है। अगर वर्ग में सबसे छोटा है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत अधिक पाया जाएगा। ठीक है, तो ये कहते हैं दोनों तत्वों का ध्रुवण सामर्थ्य लगभग समान होता है, कि दोनों की जो ध्रुवण क्षमता होती है, जो ध्रुवण क्षमता होती है वो लगभग बराबर होती है, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, कि साइज़ जितना छोटा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा। तो साइज़ दोनों का लगभग क्या है? बराबर है। हमने पहले ही पॉइंट में डिस्कस किया था। और अगर साइज़ लगभग बराबर है, आकार लगभग बराबर है, तो उनकी जो ध्रुवण क्षमता होगी वो भी लगभग बराबर ही होगी। ठीक है, दोनों तत्वों का आकार व विद्युत ऋणता लगभग समान होती है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो आयनन ऊर्जा होती है, वो क्या करती हैं? परमाणु आकार पर ही निर्भर करती हैं। ठीक है, दोनों तत्वों के ऑक्सीकरण से क्रमशः Li2 और MgO ऑक्साइड बनते हैं, कि जब ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, चाहे लिथियम रिएक्ट करेगा चाहे मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा। अगर दोनों जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो इसका मतलब वो क्या बनाते हैं? अपने ऑक्साइड्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये धातुएं, अब ऑक्साइड के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, तो एक तो ऑक्साइड, एक परऑक्साइड और एक सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड आकार में सबसे बड़ा होता है, लेकिन ऑक्साइड्स आकार में सबसे छोटे होते हैं। तो एक बात बताओ कि अगर बीच में जैसे इंटरस्टिशियल स्पेस बनता है, ठीक है, तो इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन होता है? कैटायन। और जो एनायन होते हैं वो इस तरीके से रहते हैं, ठीक है, इसके चारों तरफ। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास मान लो कि ऋणायन है, वो बहुत बड़े बड़े आकार के हैं, इनका आकार तो लगभग बराबर, इनका आकार तो बराबर नहीं होता, लेकिन अगर मैंने मान लिया कि जो ऋणायन है उनका जो आकार है वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है, और इनके बीच में जो धनायन है वो कैसा है? बहुत छोटा आयन है, धनायन है। ठीक है, अगर बहुत छोटा धनायन है तो वो अपने चारों तरफ इतने बड़े बड़े ऋणायनों को एडजस्ट नहीं कर सकता। वो क्या करेंगे? ऋणायन बहुत बड़े बड़े आकार के हैं, तो ऋणायन क्या करेंगे? धनायन को बीच में ही दबा लेंगे, मतलब धनायन को ही वो दिखने ही नहीं देंगे। एक तरीके से हम ये माने कि जो धनायन होगा वो तो हमारा कैसा हो गया? इनएक्टिव ही हो गया। ठीक है, और अगर मान लो कि ऋणायन का आकार भी छोटा ही है, ठीक है, मतलब अपने साइज़ में सबसे छोटा है ऋणायन का, और जो धनायन है वो भी छोटा है, तो अब जो धनायन है, क्योंकि ऋणायन भी छोटा ही है और धनायन भी छोटा ही है, तो जो छोटे ऋणायन हैं वो धनायन को इतना कवर नहीं कर पाएंगे कि वो धनायन को बिल्कुल दबा लें, इतना कवर नहीं कर पाएंगे कि वो उसको बिल्कुल ढक ले। वो इनएक्टिव नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये कहता है कि लिथियम जो ऑक्साइड्स होते हैं वो अपने छोटे आकार के, लिथियम भी छोटे ही हैं, और ऑक्सीजन का, ऑक्साइड्स का जो आकार होता है वो भी छोटा ही होता है। ठीक है, लेकिन परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स के आकार बहुत बड़े होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ऋणायन आकार में बड़े होने के कारण धनायन को बिल्कुल दबा लेते हैं, वो बिल्कुल इनएक्टिव फॉर्म में हो जाता है, अक्रिय रूप में आ जाता है, उसकी कोई रिएक्शन शो नहीं होती। ठीक है, क्योंकि इन धातुओं का आकार अत्यंत छोटा होता है। किसका? लिथियम का और मैग्नीशियम का। मैंने बताया कि छोटा धनायन छोटे ऋणायन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा। बड़ा धनायन बड़े ऋणायन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ठीक है, प्रबल बनाएगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया कर ये धातुएं नाइट्राइड बनाती हैं, कि जब ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाएंगी? नाइट्राइड। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी तो ऑक्साइड, कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगी तो कार्बाइड्स बनाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है इन धातुओं के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो कि दुर्बल क्षार होता है, कि जब ये जल से क्रिया करती हैं, ठीक है, कैसे करेंगी? और इन धातुओं के ऑक्साइड्स करते हैं तो क्या करेंगे? Li2O प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड, LiOH, ये क्या बन गया? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और ये हाइड्रोक्साइड बहुत ही क्या होते हैं? वीक होते हैं, बहुत ही दुर्बल होते हैं, कि अगर इनको हम पानी वगैरह में दोबारा से घोलेंगे ना तो ये फटाक से Li पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में दोबारा से टूट जाते हैं ये। ठीक है, इतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते ये। और क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इनका विकर्ण संबंध है, कि जो लिथियम और मैग्नीशियम होते हैं ना, दोनों ही ये कैसा
यौगिक बनाते हैं ये सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं। बाकी के जितने, ये मैंने शायद आपको बताया भी था पहले भी, कि बाकी के जितने भी यौगिक होते हैं एस ब्लॉक के, जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं एस ब्लॉक के, वो सारे के सारे आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। किसको छोड़कर? लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम तो दूसरे ग्रुप से बिलोंग करता है, तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम, ठीक है, ये चारों के चारों सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं। लेकिन बाकी के जितने भी बच गए ना, वो आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये कैसा है, बनेगा कैसा? ये आयनिक बनेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये आयनिक बन रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ही कैसा है? वीक है, ठीक है। कि ये सहसंयोजक बनाना चाहता है लेकिन बन कैसा गया? आयनिक बन गया। तो ये बेचारा बहुत ही कमज़ोर सा बना है, बन तो गया लेकिन बहुत कमज़ोर सा बना है, कि अगर इसको हम दोबारा रिएक्शन करवाएंगे तो फटाक से धनायन और ऋणायन में टूट जाता है, ठीक है। इन धातुओं के कार्बोनेट गर्म करने पर व्यक्तिगत ऑक्साइड में अपघटित होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। कि अगर इन धातुओं के कार्बोनेटों को हम हीट करते हैं, जब हम इनको गर्म करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? ऑक्साइड प्लस में CO2 गैस को बाहर निकालते हैं। दोनों धात्विक कार्बोनेट निम्न ताप पर स्थायी होते हैं, अर्थात उच्च ताप की स्थिति में अपघटित हो जाते हैं। कि जब हमने टेम्परेचर रखा कब तक? 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, तब तक तो ये अपघटित नहीं होंगे। लेकिन अगर हमने 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को क्या कर दिया? इंक्रीज़ कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस से हमने अगर तापमान को बढ़ा दिया, तो जैसे ही हम तापमान को बढ़ाएंगे तो ये अपघटित होना शुरू हो जाते हैं। और किस में अपघटित होंगे? Li2O, मतलब अपने ऑक्साइड्स के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करेंगे? फ्री करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमने स्टार्टिंग में जब देखा था कि ये नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? अपने नाइट्राइड बनाते हैं। लेकिन जब इन धातुओं के नाइट्रेट को हम लेते हैं तो वे विघटित होकर क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। कि चाहे हम कार्बोनेट ले लें, चाहे हम नाइट्रेट ले लें, तो वो भी क्या बनाएंगे? ऑक्साइड्स ही बनाएंगे, ठीक है। अगर वो ऑक्साइड बनाते हैं तो 4LiNO3 क्या बनाएंगे? एक तो ऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस में ऑक्सीजन गैस को ये मुक्त करते हैं। और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होती है, आई होप ये सभी लोग आप जानते होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो रिएक्शन होती है ना, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। कि अगर ये रिएक्शन नहीं होंगी तो इसका मतलब हमारे पास ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? लगभग कमी हो जाती है। तो कुछ रिएक्शन से पूर्ति पड़ती है, और कुछ क्या होता है कि पेड़ होते हैं वो जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तो वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, ठीक है। तो ये था आपका लिथियम और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप। तो लिथियम और मैग्नीशियम के डायगोनल रिलेशनशिप में आपको पता चल गया कि ये सारी की सारी जो चीज़ है इनकी आयनिक त्रिज्याओं के ऊपर डिपेंड है। कि इनकी जो आयनिक त्रिज्या होती है वो लगभग समान होती है, और इनकी आयनिक त्रिज्या लगभग समान होती है तो इनके बहुत सारे जो गुण होते हैं वो आपस में लगभग क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेरिलियम और एल्यूमिनियम का विकर्ण संबंध। बेरिलियम अपने ही वर्ग के तत्वों की तुलना में एल्यूमिनियम से अधिक समानता दर्शाता है। कि बेरिलियम अपने ग्रुप में सबसे पहले आता है, तो वो अपने ग्रुप से गुणों में समानता ना दर्शाकर वो किसके साथ दर्शाता है? एल्यूमिनियम के साथ दर्शाता है, ठीक है। इन तत्वों की आयनिक त्रिज्या समान नहीं होती, परंतु इनमें आवेश की मात्रा लगभग समान होती है। चार्ज पर डेंसिटी, ठीक है, चार्ज पर डेंसिटी समान होती है। अब मैंने इसमें बताया लिथियम और मैग्नीशियम में कि इनकी तो क्या होती है? आयनिक त्रिज्या लगभग बराबर होती है, और सारे के सारे जो गुण होते हैं वो किसकी वजह से समान होते हैं? इनकी आयनिक त्रिज्याओं की वजह से। लेकिन बेरिलियम और एल्यूमिनियम की आयनिक त्रिज्या समान ना होकर इनके ऊपर आवेश की मात्रा लगभग समान होती है, जिसकी चार्ज पर डेंसिटी इनकी बराबर होती है, जिसकी वजह से ये अपने बेरिलियम और एल्यूमिनियम बहुत सारे गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो पहला देखो, बेरिलियम और एल्यूमिनियम का आयनन विभव अपने अपने वर्ग में सबसे अधिक समानता प्रदर्शित करता है। कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम का जो आयनन विभव होता है वो लगभग बराबर होता है। इन दोनों तत्वों की ध्रुवण क्षमता लगभग समान होती है। किसकी वजह से? क्योंकि इनके ऊपर चार्ज पर डेंसिटी बराबर होती है। जो फजांस रूल हम पढ़ेंगे ना, उसमें मैं आपको अच्छे से डिस्कस करवाऊंगी कि एक तो जो पोलराइजिंग पावर होती है वो चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज समान है, जिसकी वजह से इनकी जो ध्रुवण क्षमता होती है वो लगभग बराबर होती है। अन्य अणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाने में सक्षम होते हैं। मैंने बताया था लिथियम मैग्नीशियम में भी, और बेरिलियम और जो एल्यूमिनियम के जो यौगिक होते हैं वो भी कैसे बनाते हैं? सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं और इनके गलनांक निम्न होते हैं। कार्बनिक विलायकों मतलब ऑर्गेनिक में, क्योंकि ये कैसे कंपाउंड बनाते हैं?
सहसंयोजक यौगिक अगर आयनिक यौगिक बनाते तो ये किस में विलय होते, अकार्बनिक विलायकों में, ठीक है। इनका ऑक्सीकरण विभव न्यूनतम होता है, इनका जो ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो बिल्कुल ही लो होता है। इनकी विद्युत ऋणताएं लगभग समान होती है जिसका मान लगभग 1.5 है। इनकी जो विद्युत ऋणता, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लगभग बराबर होती है, जिसकी वजह से ये अपने ग्रुप में बेरिलियम और एल्यूमिनियम में गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। दोनों तत्वों की धनात्मक प्रकृति दुर्बल होती है, धनात्मक प्रकृति दुर्बल होती है, इसी की वजह से ये आयनिक यौगिकों का निर्माण नहीं करते। ये किसका निर्माण करते हैं, सहसंयोजक यौगिकों का। एक निश्चित क्वथनांक पर दोनों की वाष्पन एंथैल्पी लगभग समान होती है, जिनका मान बेरिलियम के लिए 73.8 और एल्यूमिनियम के लिए कितना होता है, 67.9, ठीक है, लगभग समान होती है। एक निश्चित कि अगर हम इनका क्वथनांक, हमने बोला कि इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये क्या करते हैं, सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से जो आयनिक यौगिक होते हैं वो सबसे प्रबल होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है उन यौगिकों का जिनमें आयनिक गुण पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकृति में ये दोनों सम्मिलित रूप से खनिज बेरिल के रूप में पाए जाते हैं। बेरिल का सूत्र 3BeO.Al2O3.6SiO2 है कि प्रकृति के अंदर, नेचर की अगर मैं बात करूँ तो ये एक खनिज बेरिल के रूप में पाए जाते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बेटा इस तरीके से भी आपका बन सकता है कि बेरिल का सूत्र लिखो, ठीक है। तो आप सूत्र को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद ये तत्व संकुल यौगिक बनाने में सक्षम होते हैं कि बेरिलियम H2O का होल फॉर 2 पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या करते हैं कि जैसे सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण कौन सी धातुएं करती हैं, डी ब्लॉक की धातुएं करती हैं। तो या तो ये ऑक्टाहेड्रल अष्टफल के ज्यामिति के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, या फिर ये टेट्राहेड्रल या चतुष्फल के ज्यामिति के यौगिकों का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये दोनों तत्व अधिक उभयधर्मी व्यवहार दर्शाने के कारण, मतलब उभयधर्मी का मतलब कि ये क्षार की तरह भी व्यवहार करते हैं और ये अम्ल की तरह भी व्यवहार करते हैं। क्रिया करके बेरिलेट और एल्यूमिनेट बनाते हैं कि Be+2NaOH क्षार के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, बेरिलेट, सोडियम बेरिलेट, ठीक है। और ये क्या बनाएंगे, एल्यूमिनेट, ठीक है। कि ये दोनों की तरह बिहेव करते हैं। दोनों की तरह बिहेव करना मतलब ये दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, क्षार के साथ भी और अम्ल के साथ भी। ये दोनों तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाने के कारण अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं। मैंने बताया आपको कि ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्षार के साथ, तो क्या बनाएगा, सोडियम बेरिलेट। BeO जब HCl के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, BeCl2, ठीक है। दोनों तत्व धातुओं के कार्बाइड जल से क्रिया करके मीथेन गैस फ्री करते हैं कि जब इनके कार्बाइड लेते हैं और कार्बाइड को हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो कौन सी गैस मुक्त करते हैं, ये CH4 मुक्त करते हैं, मीथेन गैस को फ्री करते हैं। और मीथेन गैस का जनरली हम यूज़ किस में करते हैं, मीथेन, ब्यूटेन, ये अपने गैसेस सिलेंडर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, दोनों तत्व धातुओं के क्लोराइड द्विलक अणु का निर्माण करते हैं, मतलब ये द्विलक का निर्माण करते हैं। ये एकलक के फॉर्म में नहीं मिलते, मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ये या तो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों धातुएं सांद्र HNO3 से क्रिया के बाद ऑक्साइड परत बनने के कारण निष्क्रिय हो जाते हैं कि जब ये बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों ही किसके साथ रिएक्ट करती हैं, HNO3 के साथ जब क्रिया करती हैं तो इनके ऊपर NO2 की एक परत जम जाती है, ठीक है। जैसे नीचे तो क्या है आपका बेरिलियम और एल्यूमिनियम, और इनके ऊपर एक परत जम गई किसकी, NO2 की। और अगर इनके ऊपर परत जम गई NO2 की तो ये बिल्कुल कैसी हो जाती है, निष्क्रिय धातुएं हो जाती हैं, इनका कोई रोल नहीं होता, ठीक है। ये बेटा आपका जो क्वेश्चन बनता है कि लिथियम और मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध, इनमें से जो पहले वाले में मैं बताना भूल गई थी, तो इनमें से जो क्वेश्चन बचेगा ना, बनेगा जो प्रॉपर्टीज़ में से, वो सारे बनेंगे रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कि आपको बहुत सारे कंपाउंड्स दे दिए, उनको पूछ लेगा आप चयन क्षमता के घटते हुए क्रम में लिखो, या फिर गलनांक के बढ़ते हुए क्रम में लिखो, क्वथनांक के घटते हुए क्रम में लिखो, और या फिर ऐसा पूछ लेगा कि कोई भी कंपाउंड स्पेशल दे देगा, इसका गलनांक अधिक होता है और इसका गलनांक कम होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और ये सीधा पूछेगा आपसे कि लिथियम और मैग्नीशियम का
या फिर बेरिलियम और एल्यूमिनियम का डायगोनल रिलेशनशिप लिखो। और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का बनता है, ठीक है। तो 3 नंबर में आप कम से कम 8 या 9 गुण लिखोगे ना तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। और मेरे हिसाब से ज़्यादातर आप जैसे ये रिएक्शंस वाली हैं इनको छोड़ के मत चले जाना। जो 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं कि उनमें रिएक्शन दर्शाई गई हैं तो कृपया करके जो रिएक्शन वाली हैं उनको तो ज़रूर याद करना। बाकी अगर आप एक आधी चीज़ें भूल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ये तो 3-4 तो रिएक्शंस वाली हो गई। और उसके बाद मैं क्या बता रही हूँ कि जैसे इनकी आयनिक त्रिज्याएं लगभग बराबर होती है, तो इस पॉइंट को भी मिस मत कर देना कि आयनिक त्रिज्या की वजह से ही ये सारी धातुएं अपनी गुणों में समानता दर्शाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कौन सा होगा, चार्ज पर ये डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया इनमें लगभग बराबर होता है, जिसकी वजह से ये अन्य गुणों में समानता दर्शाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स को सोल्व करेंगे।